हम लोग आकलन की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में शुरुआत में हम लोग मगही पढ़ रहे थे। फिर ज्ञात हुआ कि हमें नागपुरी भाषा भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हाल लाभ में है हम लोग कि नागपुरी रहेगा कि मगही रहेगा। इसलिए हम लोग दोनों का ही एपिसोड लेकर के आए थे। तो हम अभी तक आपको संधि, लिंग, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण, संज्ञा, वर्ण आदि पढ़ा चुके हैं। आइए आज हम लोग नागपुरी भाषा के अंतर्गत, जो क्षेत्रीय भाषा है उसके अंतर्गत हम लोग आज वचन पढ़ते हैं। वचन का तात्पर्य है संख्या, गिना जाना। और ऐसे में बता दूं, नागपुरी पढ़ाने या समझाने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम नागपुरी ही बोलें, क्योंकि ऐसे भी हम लोग को बताया जाता है स्कूली पाठ्यक्रम के दौरान कि बच्चों को अगर उनकी मातृभाषा में ही बताया जाए तो वे उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। क्योंकि नागपुरी बोलने में हमें भी परेशानी होती है, आपको भी परेशानी होती है समझने में, इसलिए हम लोग खड़ी बोली के माध्यम से ही नागपुरी को समझने का प्रयास करेंगे। वचन का तात्पर्य है संख्या, गिना जाना। संज्ञा को जब गिना जाता है एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, वह वचन कहलाता है। संख्या कर बोध होवे वचन कहल जाला, यानी संख्या का जब बोध होता है तो वचन कहलाता है। नागपुरी में वचन दुई गो होवेला, कहे के तात्पर्य है कि नागपुरी में भी वचन दो होता है, एक वचन और बहुवचन। एक का बोध और एक से अधिक का बोध। एक वचन में एक का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक। अगर एक उदाहरण ले लें, जैसे अगर इसका उदाहरण ले लें, जैसे मगही में छौआ बोला जाता है, बच्चे लोग को छौआ बोला जाता है। और वही जब उसका बहुवचन होगा तो इसमें मन प्रत्यय लग जाता है, तो यह छौआ मन हुआ। इसमें एक और चीज़ सिमिलर चीज़ है कि मन के जगह हम मने लगा सकते हैं प्रत्यय के रूप में, तो छौआ मन कहिए या छौआ मने, इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। एक वचन से बहुवचन बनायक नियम नागपुरी में, यानी एक वचन से जब बहुवचन में बनाते हैं तो कहीं उपसर्ग लगाते हैं, कहीं प्रत्यय लगाते हैं। जैसे सबसे पहला है कि अगर किसी शब्द में मन प्रत्यय का, प्रत्यय से तात्पर्य है कि शब्द के बाद में आना, और उपसर्ग का तात्पर्य है शब्द के पहले लगना। तो जब किसी शब्द में प्रत्यय के रूप में मन जोड़ा जाता है, जैसे आदमी, तो हम इसको कर सकते हैं आदमी मन, तो ये आपका बहुवचन हो गया, ये एक वचन हो गया। वृक्ष यानी पेड़ को नागपुरी में गच्छ बोला जाता है, तो गच्छ मन, तो इसमें प्रत्यय के रूप में मन लग गया तो यह बहुवचन हो गया। सेम चीज है, मन प्रत्यय हो या मने प्रत्यय हो, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें भी देख लीजिए, अगर मान लिए कि आदमी हो और उसमें हम मने लगा दिए प्रत्यय, तो यह एक वचन से बहुवचन में हो गया नागपुरी में, और इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आया।
या तो आप प्रत्यय के रूप में मन लगाइए या मने, वो है एक वचन से बहुवचन में होगा। आगे देखें तो प्रत्यय के रूप में जब झन और झने का प्रयोग करते हैं तो भी एक वचन से बहुवचन में वह बदल जाता है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह आदमी कर जात, आदमी का जो जात होता है उसका बोध करवाता है, केवल आदमी के लिए, सिर्फ आदमी यानी व्यक्ति का बोध कराता है। जैसे ढेर जन माने ढेर सारे लोग, कई जन माने कई सारे लोग। यहाँ हम झन के जगह पर झने भी कर सकते हैं, तो ढेर झन या ढेर झने, यह एक वचन से बहुवचन में हुआ, लेकिन झन और झने जो प्रत्यय होता है वह सिर्फ आदमी का बोध कराता है। अगर आगे देखें, इधर हम लोग सीखे कि प्रत्यय लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, लेकिन कहीं उपसर्ग भी लगाया जाता है। उपसर्ग का तात्पर्य है शब्द के पहले आकर के लगना और उसके भाव में अंतर भी लाना। जैसे अगर यहाँ आदमी हो और इसके पहले हम अगर इसको बहुवचन बनाना चाहें तो यहाँ पर लिखना होगा हमको इसके पहले उपसर्ग के रूप में सब आदमी, माने सभी आदमी। अगर जनाना हो तो सब जनाना, सब जनाना। तो उपसर्ग का प्रयोग करके भी हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। जब संज्ञा के पहले संख्या हो तो मन का प्रयोग नहीं होगा, मने का प्रयोग नहीं होगा, झन का प्रयोग नहीं होगा, झने का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वह संख्या खुद बहुवचन को बोध कराएगा। जैसे चार आदमी, चार से तात्पर्य है कि चार आदमी, तो चार तो स्वयं संख्यावाचक हो गया बहुवचन में, तो इससे साफ पता चल गया कि बहुत सारे आदमियों की यानी चार आदमियों की बात किया जा रहा है बहुवचन में, इसलिए इसमें और कोई उपसर्ग और प्रत्यय अलग से नहीं जोड़ा जाएगा। और देखिए इसमें सातों बहिन, तो जब बहिन के पहले सातों अगर संख्या का बोध करा रहा है तो इसका तात्पर्य हुआ कि सात बहन है, तो फिर इसमें कोई उपसर्ग और प्रत्यय नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से आप नागपुरी भाषा में जो क्षेत्रीय भाषा उसमें एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मन और मने प्रत्यय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है, यानी मूलतः दोनों एक ही तरह इसका प्रयोग होता है, एक अर्थ निकालते हैं। और आगे देखेंगे तो जब झन और झने प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है तो यह सिर्फ आदमी का बोध कराता है और इससे भी एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है। आगे देखिए तो यहाँ पर प्रत्यय न होकर के उपसर्ग, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग के रूप में हम सौब का प्रयोग करते हैं, तो वह एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब वही बात संज्ञा के पहले संख्या की आती है तो फिर उसमें न उपसर्ग जोड़ना पड़ता है और न ही प्रत्यय जोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह संख्या स्वयं बहुवचन का बोध कराता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। शुभ रात्रि।